Football, the beautiful game. It's the game we all love and live for. फुटबॉल हमारी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट माना जाता है और कई मायनों में फुटबॉल ह्यूमन हिस्ट्री और कल्चर का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है. The beautiful game has entertained us for centuries. पर एंटरटेनमेंट के अलावा फुटबॉल ने कई सारी वॉर्स को रुकाया है, कई सारे रेवोल्यूशंस को फुटबॉल ने स्टार्ट किया है. साथ ही साथ फुटबॉल ने कई मायनों में कई सारे लोगों की जान भी बचाई है. फुटबॉल ने ऐसे लोगों को एक स्टेज दिया है जिनको नॉर्मली बैकवर्ड समझकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था. लाइक फॉर एग्जांपल जॉर्ज विया, जिन्होंने 1995 में बैलन डोर जीता था. वो पहले खिलाड़ी थे अफ्रीकन ओरिजिन के जिन्होंने बैलन डोर जीता, और वो बैलन डोर तब जीते जिस समय अफ्रीकन्स के खिलाफ यूरोप में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था. And most importantly, football has given us stories to cherish and pass down to generations to come. Stories of players, teams, matches, moments जो हमें इंस्पायर करते हैं. पर आज की वीडियो में हम इन कहानियों के बारे में बात नहीं करने वाले. आज हम फुटबॉल के इतिहास के उन पन्नों के बारे में बात करेंगे जिन्हें इतिहास खुद भुलाना चाहता है. The darker side to football, जिनके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते. पर मैं मानता हूँ कि हमें एज अ स्पोर्ट ग्रो करने के लिए इन घटनाओं के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि ये डिज़ास्टर फिर कभी ना होए. सो जॉइन मी ऑन अ जर्नी टू फुटबॉल्स अगलीस्ट मोमेंट्स. पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरा नाम है आयान खान और आप देख रहे हो द विंटेज बॉल. 7 days football stood still. Number 7th, 6th February 1958. The Munich air disaster. रेड स्टार बेलग्रेड से सेमीफाइनल मैच खेलने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्क्वाड, स्टाफ और जर्नलिस्ट वापसी कर रहे होते हैं इंग्लैंड में. फ़्लाइट म्यूनिक में रुकती है रिफ्यूल करने के वास्ते. ख़राब वेदर कंडीशंस होने के वजह से प्लेन 2 बार टेक ऑफ करने में कामयाब नहीं हो पाता. शेड्यूल के पीछे ना छूटने के चक्कर में पायलट जेम्स थियन एंड उनके को पायलट तीसरी बार कोशिश करते हैं टेक ऑफ करने की. ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन रनवे के आखिर में बर्फ़ की एक बड़ी सी लेयर बन जाती है. टेक ऑफ करने के समय द एलिजाबेथियन क्लास एयरक्राफ्ट इस बर्फ़ की परत को हिट करता है और एयरपोर्ट के फेंस में जाके प्लेन का लेफ्ट विंग क्रैश करता है. This avoidable accident results in the death of 23 people, जिसमें से 8 मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स थे. इस प्लेन में सफ़र कर रहे थे द बस्बी बेब्स, उस समय की दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम जिनकी एवरेज एज 22 साल थी. कोच्ड बाय बॉबी चार्ल्टन, जो खुद बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे इस एक्सीडेंट में. ये यंग मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्क्वाड had the best players in the world और इन्होंने यूरोप को ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया था by winning the यूरोपियन कप, और अब वो और एक सेमीफाइनल में थे यूरोपियन कप के. The Busby Babes were the best team in the world, पर इस घटना के बाद they weren't. Number 6th, 9 May 2001, The Accra Sports Stadium Disaster. हमारी लिस्ट की अगली ट्रेजेडी हुई गाना में, जहां गाना की 2 सबसे सक्सेसफुल टीम्स एक्रा हार्ट्स ऑफ ओक एंड असांते कोतोको की मैच होती है. यह दोनों टीम जब भी मिलती है टेंशन्स एंड वायलेंस की प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है. इस वजह से अथॉरिटीज़ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर लेती है इस फिक्सचर के लिए. शायद ये दिन अथॉरिटीज़ कुछ ज़्यादा ही वायलेंट एंड स्ट्रिक्ट मेजर लेती है इस मैच में. यूसी एक्रा ने 2 लेट गोल्स मार के ये मैच कोतोको के मुंह से छीन लिया. कोतोको के फैंस गुस्से में आके पिच पर सामान फेंकने लगते हैं. देखकर बदले में मौजूदा पुलिस स्टैंड्स में टीयर गैस फेंकती है. टीयर गैस के प्रभाव में आके हज़ारों लोग डर कर दर्द में एग्जिट गेट्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं. पर स्टेडियम के कई सारे गेट्स बंद होने के वजह से जो गेट्स ओपन थे वहाँ लोग जमा होना शुरू कर देते हैं, creating a bottleneck effect and resulting in the death of 126 people. 7 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है on the charge of manslaughter of 126 people. Number 5th,
2nd January 1971, द आइब्रॉक्स डिजास्टर। द आइब्रॉक्स स्टेडियम रेंजर्स का होम ग्राउंड था एंड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम इन द यूके इन 1971। 1971 के आइब्रॉक्स डिजास्टर के बारे में बात करने से पहले हमें स्टेडियम के प्रीवियस डिजास्टर्स के बारे में बात कर लेनी चाहिए। फर्स्ट एवर आइब्रॉक्स डिजास्टर 1902 में होता है, जहां 25 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 500 लोग इंजर्ड होते हैं। इसके बाद ऑन 16 सितंबर 1961 दो लोग अपनी जान गंवा बैठे इन अ क्रैश ऑन स्टेयरवे 13। 67 में 8 लोगों को बहुत गंभीर इंजरी हुई ऑन स्टेयरवे 13। 69 में 26 लोग इंजर्ड हुए स्टेयरवे 13 पे। क्या इसका ये मतलब है कि स्टेयरवे 13 कर्स्ड है? नोप। स्टेयरवे 13 सबसे करीबी एग्जिट था पास के ट्रेन स्टेशन के लिए, जिस वजह से लोग इसका इस्तेमाल करते थे एंट्री और एग्जिट करने के समय। स्टेयरवे 13 वाज ऑफ्टन टू ओवरक्राउडेड। इस दर्दनाक दिन पे रेंजर्स फेस करती है सेल्टिक को। द ओल्ड फर्म डार्बी, वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस वायलेंट डार्बी इन यूरोप। पर द मैच वाज अ स्नूज फेस्ट अंटिल सेल्टिक गोल मार के लीड ले लेती है लेट इन द मैच, जिस वजह से कई सारे लोग स्टेडियम से जल्दी लीव करने लगते हैं फ्रॉम स्टेयरवे 13। पर गेम के अंतिम लम्हों में रेंजर्स इक्वलाइज कर जाती है। हज़ारों लोग स्टेयरवे 13 का इस्तेमाल करते हुए एग्जिट करते हैं, पर शायद किसी के गिरने के वजह से एक चेन रिएक्शन होता है, जहां लोग एक दूसरे पर गिरकर पाइल अप होते हैं। सीढ़ी के एंड पर 6 फुट तक बॉडी का ढेर लग जाता है। इस एक्सीडेंट में 66 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 200 से ज़्यादा लोगों ने इंजरी का सामना किया। ये हादसे के बाद रेंजर्स और स्कॉटिश फुटबॉल अपने स्टेडियम में इम्प्रूवमेंट लाती है, इंक्लूडिंग स्टेडियम को फुल सीटर बनाना। नंबर 4, 15 अप्रैल 1989, द हिल्सब्रो डिजास्टर। इस दिन लिवरपूल ने फेस किया नॉटिंघम फॉरेस्ट को इन द सेमीफाइनल ऑफ द एफए कप। ये मैच को खेला गया हिल्सब्रो स्टेडियम में, जहां लिवरपूल के फैंस को अलॉट किया गया था द वेस्ट स्टैंड, ऑल्सो नोन एज द इनफेमस लेपिंग्स लेन स्टैंड। जस्ट लाइक स्टेयरवे 13, ये पहली बार नहीं था जब लेपिंग्स लेन पे कोई ट्रेजेडी हुई हो। 1981 में एफए कप के सेमीफाइनल के दौरान एक क्रश होता है लेपिंग्स लेन पे, जहां 38 इंजरीज होती है फैंस को। बैक टू 1989, मैच से पहले इनएक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर डेविड डकनफील्ड को मैच कमांडर बनाया जाता है। 24,000 लिवरपूल फैंस ने ये मैच को अटेंड किया। इनमें से 10,000 फैंस को सीट अलॉट की गई थी वेस्ट स्टैंड में, लेकिन मैच स्टार्ट होने के सिर्फ 1 घंटे पहले तक सिर्फ और सिर्फ 2,000 फैंस ही एंट्री कर पाते हैं, जिस वजह से डेविड डकनफील्ड ऑर्डर करते हैं गेट्स को ओपन करना ताकि फैंस जल्दी से जल्दी स्टेडियम में आ सके, जिस वजह से फैंस में ओवरक्राउडिंग होती है। हज़ारों फैंस दब जाते हैं, 766 लोग को इंजरी होती है, 97 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इन 97 लोगों में से 94 लोग जगह पर दम तोड़ देते हैं। द ओल्डेस्ट विक्टिम वॉज 67 एंड द यंगेस्ट वॉज जस्ट 10 years old। इस ट्रेजेडी के बाद जो हुआ वो शायद इस एक्सीडेंट से ज़्यादा ट्रेजिक था। द साउथ यॉर्कशायर पुलिस स्टेशन मीडिया को झूठी कहानियाँ प्रिंट करवाता था, सजेस्टिंग दैट द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द होलिगनिज्म ऑफ लिवरपूल फैंस। इन्होंने ब्लेम कर दिया ये पूरी ट्रेजेडी ऑन द फैंस ऑफ लिवरपूल, द फुटबॉल क्लब एंड द मर्सीसाइड द सिटी। विक्टिम्स की फैमिली को 32 साल लग गए जस्टिस पाने में। Liverpool won the FA Cup that season, but the price that they paid was not worth it। और ये बिल्कुल भी पहली बार नहीं था जहां लिवरपूल फैंस किसी डिज़ास्टर में इन्वॉल्व थे। नंबर 3, 29 मई 1985, द हेज़ल स्टेडियम डिज़ास्टर। हिल्सब्रो डिज़ास्टर और हेज़ल स्टेडियम डिज़ास्टर में लिवरपूल FC इन्वॉल्व थी, पर फ़र्क सिर्फ इतना सा था, हिल्सब्रो डिज़ास्टर की दर्दनाक दुर्घटना में लिवरपूल के फैंस विक्टिम्स थे अथॉरिटीज़ के करप्शन और इग्नोरेंस का। वहीं हेज़ल में लिवरपूल के फैंस was one of the main reason why the tragedy happened।
हिल्सब्रो के 4 साल पहले ऑन 29 मई 1985 लिवरपूल एफसी, जो उस समय की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी, फेस करती है यूवेंटस को, जो अपने फर्स्ट एवर यूसीएल फाइनल में थी with one of the best players in the world in Michel Platini. It was supposed to be the biggest match of the year, जहां 4 times UCL winner Liverpool FC was facing a legendary Juventus side. पर एक्साइटमेंट के नकाब के पीछे ये मैच को लेके एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स के मन में बहुत सारी चिंता थी। चिंता की सबसे बड़ी वजह थी कि ये मैच आउटडेटेड हेजियल स्टेडियम में हो रहा था। 1930 में बना ये बाबा आदम के ज़माने का स्टेडियम बिल्कुल भी किसी कंडीशन में नहीं था एक बड़ी मैच को होस्ट करने के, लेट अलोन होस्टिंग अ यूरोपियन कप फाइनल। पर उससे भी बड़ी चिंता की बात ये थी कि स्टेडियम में किस तरह से फैंस को सीट एलोकेट हुई थी। मोर देन 60,000 फैंस अटेंडेड द फाइनल, जो स्टेडियम की कैपेसिटी से ज़्यादा था। दोनों भी टीम के फैंस को अपोजिट स्टैंड्स में बैठाया गया था, जहां लिवरपूल के फैंस को Y एंड X स्टैंड अलॉट किया गया था, वहीं यूवेंटस के फैंस को O एंड NM स्टैंड अलॉट किया गया था। डार्क ग्रे स्टैंड्स को अलॉट किया गया था न्यूट्रल फैंस के लिए। अभी तक सब सही था, लेकिन जो स्टैंड Z था उसे भी न्यूट्रल फैंस के लिए अलॉट किया गया था बाय यूएफए। पर कुछ करप्ट यूएफए ऑफिशियल्स ने इस स्टैंड की टिकट्स ट्रैवल एजेंसी को बेच दी, और ये ट्रैवल एजेंसीज ने ये टिकट्स इटालियन फैंस को बेच दी, जिस वजह से जो स्टैंड में न्यूट्रल फैंस होने चाहिए थे वहाँ यूवेंटस के बैनर्स और झंडे लहराए जा रहे थे। किक ऑफ के 1 घंटे पहले से ही लिवरपूल एंड यूवेंटस के फैंस के बीच वॉयलेंस देखा जा सकता था। पर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश फैंस इन द 80s। वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हुए फैंस को तोड़ देते हैं। और क्या मैंने आपको ये बात बताया कि लिवरपूल और यूवेंटस के हज़ारों के फ़ैन बेसेस को डिवाइड करने के लिए एक छोटा सा फैंस का इस्तेमाल किया गया था, और सिर्फ 8 पुलिस ऑफिसर पोजीशन थे। रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर। लिवरपूल के कुछ फैंस स्टैंड एक्स से फैंस और पुलिस को पास करके चार्ज करने लगे यूवेंटस के डरे हुए फैंस पर। याद रखना कि इन फैंस में औरतें, बूढ़े और बच्चे भी थे। स्टेडियम में स्टैम्पीड होती है। हज़ारों यूवेंटस फैंस अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरह से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। सारे यूवे के फैंस पैरामीटर वॉल्स की तरफ भागते हैं ताकि पिच पे जाके अपनी जान बचा सके। पर इतने सारे लोगों के वजन के वजह से लोअर पार्ट ऑफ द पैरामीटर वॉल कोलैप्स कर जाती है। 39 लोगों की जान जाती है और 600 लोग इंजर्ड होते हैं। पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये चीज़ थी कि ये सब होने के बावजूद पुलिस एंड यूएफए ये मैच को कंटिन्यू करने का ऑर्डर देती है। यूवेंटस ये मैच जीत जाती है 1 गोल की स्कोर लाइन के साथ, और शायद हमें फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिटर स्वीट मोमेंट देखा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद 14 लिवरपूल फैंस को मैनस्लॉटर के केस में अरेस्ट किया जाता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद यूएफए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, जहां वो इंग्लिश टीम्स को 5 साल तक किसी भी यूरोपियन कंपटीशन से बैन कर देती है, और लिवरपूल को 6 साल का बैन लगाती है। उस समय की इंग्लिश गवर्नमेंट भी अपने तरफ से हर कोशिश करती है फुटबॉल हुलिगनिज्म को कंटेन करने की। नंबर 2, 1 अक्टूबर 2022 कंजूरहू स्टेडियम डिज़ास्टर हमारी लिस्ट में सबसे लेटेस्ट ट्रेजेडी है। अगर आप फुटबॉल को फॉलो कर रहे हो पिछले 2 साल से, तो आपको इस हादसे के बारे में पता होगा। इस लिस्ट में कई सारे डिज़ास्टर्स की तरह कंजूरहू स्टेडियम डिज़ास्टर के लिए ब्रूटल पुलिसिंग, फुटबॉल हुलिगनिज्म, स्टैम्पीड और टीयर गैस जिम्मेदार है। इंडोनेशिया एक फुटबॉल ऑब्सेस्ड कंट्री है, जहां फुटबॉल को एक धर्म की तरह माना जाता है। इंडोनेशिया में फुटबॉल हुलिगनिज्म हैज़ बीन ऑन अ राइज इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, जहां एटलीस्ट 95 फुटबॉल रिलेटेड डेथ्स हुई है इन अ टाइम पीरियड फ्रॉम 2005 to 2018. Fan violence, police brutality, violence against players and related staff, अवे फैंस का राइवल टीम की मैच से बैन होना, ये सब काफ़ी नॉर्मल है इंडोनेशियन फुटबॉल में। इंडोनेशियन पुलिस अक्सर हार्श मेजर्स लेती है और मैक्सिमम सिक्योरिटी इंश्योर करती है जब भी राइवल टीम्स आमने सामने आती है। और शायद हमें 1 अक्टूबर 2022 को इस चीज़ का सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल दिखा, जहां फुटबॉल हुलिगन्स पिच इन्वेड कर देते हैं, पुलिस
प्लेयर्स एंड स्टाफ को प्रोटेक्ट करने की जगह फैंस को पूरे स्टेडियम के सामने पीट देती है, जिससे और फैंस इन्वेट करते हैं पिच। टीयर गैस का यूज़ करा जाता है पुलिस से और एक स्टैम्पीड में 135 लोगों ने अपनी जान गंवा बैठी। वहीं 583 लोग इंजर्ड हुए। यह घटना हुई जब अरीमा एफसी फेस करती है पर्सेबाया सुरेबाया को। इंडोनेशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी, जहां 23 साल बाद अरीमा एफसी सुरेबाया से हार जाती है विद अ स्कोर लाइन ऑफ 2-3। फैंस या फिर हुलिगन्स ये देखकर इतना गुस्सा होते हैं कि वो पिच को इन्वेट कर देते हैं ताकि प्लेयर्स से पूछे कि आखिर ये कैसे हुआ। देखते ही देखते 3000 से ज़्यादा फैंस पिच इन्वेट कर देते हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि इन सब में से कई फैंस ऐसे थे जो प्लेयर्स को सिर्फ कंसोल करने आए थे। पुलिस ये सिचुएशन को एस्केलेट होता हुआ देखकर प्लेयर्स एंड स्टाफ को प्रोटेक्ट करने की जगह फैंस पे लाठीचार्ज कर देती है। फैंस एंड पुलिस के बीच की ये वॉर ख़त्म तब होती है जब पुलिस टीयर गैस का इस्तेमाल करती है और स्टैंड्स में अनगिनत टीयर गैस फेंक देती है। और जैसा अभी तक हमने देखा है, फैंस सिंगल एग्जिट गेट 12 से 14 की तरफ भागते हैं। ज़्यादातर गेट्स बंद होते हैं एक्सेप्ट गेट 14। सबसे ज़्यादा भीड़ गेट 13 एंड 14 पे होती है और यहाँ कई सारे लोग अपना दम तोड़ देते हैं ड्यू टू एस्फिक्सिया। कई सारे लोगों ने अपनी जान हॉस्पिटल में गंवाई। वहीं कई सारे लोगों ने ट्रीटमेंट का इंतज़ार करते करते अपना दम तोड़ दिया। अ ट्रू ट्रेजेडी आफ्टर माथ। मैं इस वीडियो में इस घटना के बाद क्या हुआ उसे कवर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कोई फ्यूचर वीडियो का टॉपिक बन सकता है। पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि द विक्टिम्स ऑफ कंजुरुहोन स्टेडियम डिज़ास्टर अभी तक अपना जस्टिस नहीं ले पाए हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इस ट्रेजेडी को और अभी तक विक्टिम्स की फैमिलीज़ उनके सवालों के जवाब ढूंढ रही है। नंबर 1, 24 मई 1964, the Estadio Nacional disaster, the worst football disaster in the history of the sport. The Estadio Nacional disaster एक ट्रैजिक टेल है, कंट्रोवर्शियल रेफ डिसीजन, ब्रूटल पुलिसिंग और एब्सोल्यूट फेलियर इन मैनेजिंग अ फुटबॉल गेम बाय द अथॉरिटीज़ की। 328 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये घटना हुई? ऑन 24 मई 1964 लीमा पेरू में अर्जेंटीना और पेरू की मैच होती है इन द क्वालिफाइंग मैच ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। यह मैच पेरू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिक्स में। इस वजह से ये मैच को 53,000 से भी अधिक फैंस ने अटेंड करा। मैच में अर्जेंटीना गोल मारती है और ऐसा लग ही रहा था कि पेरू ये मैच से बाहर है, तभी नॉर्मल टाइम के 6 मिनट पहले पेरू स्कोर करके इक्वलाइज कर देती है। पर मैच रेफरी एंगल एडुआर्डो पाजोस ये गोल को डिसअलाउ कर देते हैं। ये एक डिसीजन की वजह से फैंस गुस्सा हो जाते हैं और पिच पर जो हो सके वो फेंकते हैं। देखते ही देखते लोग पिच इन्वेजन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस का रिएक्शन इस पिच इन्वेजन को देखकर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता है। पुलिस एक फ़ैन को इतने बुरी तरीके से मारती है कि पुलिस एंड फैंस में वॉर शुरू हो जाती है, जहां खून दोनों तरफ से बहता है। स्टेडियम में मौजूद पुलिस गुस्सैल फैंस की अधिक संख्या देखकर टीयर गैस स्टैंड्स में फेंकना शुरू कर देती है। पूरे स्टेडियम में पैनिक शुरू हो जाता है और हज़ारों लोग गेट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं ताकि टीयर गैस से बचे। पर फॉर सम अननोन रीज़न एग्जिट्स के लिए 5 में से 3 गेट बंद थे। फिर ये गेट बंद क्यों थे इसकी वजह आज तक नहीं पता है हमें। कई 100 लोग टनल्स में आ चुके थे ये सोच के कि एग्ज़िट करेंगे, पर गेट बंद होने के वजह से एग्ज़िट नहीं कर पा रहे थे। उसके ऊपर से हज़ारों लोग पीछे से फोर्सफुली पुश कर रहे थे टनल्स में फंसे हुए लोगों को। टनल में मौजूद लोगों का दम घुट रहा था और बाहर से जो लोग प्रेशर लगा रहे थे उनको ये पता तक नहीं था कि गेट बंद है। हज़ारों लोग के प्रेशर से गेट टूट जाता है और पॉलिटिकली अनस्टेबल लीमा के शहर में एक फ़ुटबॉल स्टेडियम के बाहर हज़ारों लाशें पड़ी होती है। फिर क्या होना था? वॉयलेंस सड़कों पे होता है।
पूरी रात जहां कई दुकानें, गाड़ियां और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ये सब देखकर लीमा की गवर्नमेंट एनफोर्स करती है एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी और मार्शल लॉ लागू हो जाता है। ऑल्दो इस हादसे का ऑफिशियल डेथ टोल 328 है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को काउंट करता है जिन्होंने अपनी जान इस अनफॉर्चुनेट इवेंट में गंवाई। हादसे के बाद जो वॉयलेंस सड़कों पे हुआ, उसमें पुलिस ने कई सारे लोगों को गोली मार के ख़त्म कर दिया। एस्टीमेट का माने तो कम से कम 500 लोग इस हादसे में मारे गए। कुछ सोर्सेस का मानना यह है कि लीमा की पुलिस ने कई सारे लाशों को ठिकाने लगा दिया और सारे एविडेंस को ख़त्म कर दिया, वरना ये नंबर उससे भी ज़्यादा होता। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के विक्टिम्स को अपना जस्टिस आज तक नहीं मिला, क्योंकि पेरू ने आज तक इस मामले में कोई भी सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। ये डिज़ास्टर्स फुटबॉल हिस्ट्री पर अमूल्य निशान छोड़ गए हैं। इन्होंने स्टेडियम सेफ्टी और सिक्योरिटी में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए हैं, जिससे ऐसे ट्रेजेडीज़ दोबारा ना हो सके। जैसे ही हम इस खूबसूरत खेल का आनंद लेते हैं, चलिए उन लोगों को याद करते हैं जो इन भयानक घटनाओं में अपनी जान गंवा बैठे। अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर द विक्टिम्स ऑफ दिस डिज़ास्टर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फुटबॉल हिस्ट्री और कल्चर पे और कंटेंट के लिए सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।